हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चा अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपकी रिजल्ट प्रभावित होगी और आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो बच्चों, मेहनत करना है, जितनी भी जुनून है, जोश है, सब झोंक देना है, क्योंकि यहां से अब समय बहुत कम बचे हैं और आपको रिजल्ट बेहतर लाना ही होगा, क्योंकि आपके रिजल्ट पर सबकी नजर है। आपके माँ बाप, आपके घर वाले, परिवार, रिश्तेदार, गांव घर, सबका नजर है बच्चा। और अगर आपकी रिजल्ट अच्छा नहीं आती है तो अपने घर वाले तो नहीं, लेकिन बच्चा पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सभी आप पर हंसेंगे। तो इसलिए उनको मौका नहीं देना है। ठीक है बच्चा, मेहनत खूब करना है और रिजल्ट को अच्छा लाना है। और अभी समय है, यहाँ से लगभग 1 महीने समय है बच्चा। 1 महीने भी बहुत होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो एकदम दिन रात एकदम कर देना बच्चा, और बढ़िया से एकदम मन लगा के पढ़ना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक। आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भौतिकी का एक प्यारा सा टॉपिक, बोर का परमाणु मॉडल और उसकी परिकल्पना। बच्चा कैसे आता है एग्जाम में, तो ये भी प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर के सवाल है। अब आप कहोगे सर ज्यादातर थ्योरी आप दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं, तो बच्चा दीर्घ उत्तरीय से ही शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर किसी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के किसी एक कथन को उठा के पूछ लिया जाए तो वह ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अगर बच्चा वहां किसी पॉइंट को स्पेशली पूछ लिया जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चा शुरू करते बिना देर किए हुए आपका आज का प्यारा सा टॉपिक, बोर का परमाणु मॉडल और इसकी परिकल्पना। तो बच्चा बोर साहब जो थे, ये अलग से मॉडल नहीं दिए, बल्कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो खामियां रह गई थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी, उसको उन्होंने प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर संशोधित किया और फिर एक अपना मॉडल, एक नए मॉडल को प्रस्तुत किए। तो बच्चा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को किस सिद्धांत पर संशोधित किया। तो बच्चा प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। जैसा कि आपके सामने बच्चा एक फोटो बना हुआ है, और मान लेते हैं कि बच्चा ये इसका नाभिक है, ये इसका क्या है बच्चा, नाभिक है। तो नाभिक पे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको बच्चा मान लेते हैं प्रथम कक्षा के, इसको बच्चा मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एन। तो बच्चा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता। ठीक है, एक ही कक्षा सब मिक्स नहीं है, सब सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है, सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो बच्चा इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे कक्षाओं को हम लोग बोलते हैं अस्थाई कक्षा। ये कौन सी कक्षा बोली जाती है बच्चा, इसको हम बोलते हैं अस्थाई कक्षा, या बच्चा बोला जाता है विकिरण रहित कक्षा। इसी को बच्चा विकिरण रहित कक्षा भी बोल सकते। तो चलो यहाँ पे बात समझते क्या बोले थे प्रोफेसर निल्स बोर ने। यहाँ पे बच्चा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रोफेसर निल्स बोर ने, किसने बच्चा, प्रोफेसर निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कुछ संशोधन किए। यानी जो कमियां रह गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में, उसको दूर किए और एक नई मॉडल प्रस्तुत किए। यानी उन्हीं के मॉडल में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो गलतियां रह गई उसको सही किए, और फिर बोले ये रहा हमारा मॉडल। तो बच्चा इनके मॉडल की परिकल्पना क्या है, तो जहां रदरफोर्ड में गलतियां थी वहीं पे सुधार हुआ। जो बातें ऑलरेडी सही थी, जो पहले से सही थी, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हुआ। तो बच्चों अब इसके मॉडल के, बोर साहब के मॉडल की कुछ परिकल्पना समझते हैं। बोर बोर के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। बोर के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। तो बच्चों बोर के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं।
तो बोर के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं। तो बच्चा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना, और बच्चा आ गया 1 नंबर। ये जो बात बोले थे ना रदरफोर्ड कि परमाणु गोलाकार होता है, इस बात से इनकार तो बोर साहब ने भी नहीं किया। कहा हाँ भाई परमाणु गोलाकार होता है, तो इस बात से ये भी सहमत थे और ये रदरफोर्ड की बात को ज्यों के त्यों दोहरा दिए। तो बच्चा पहला बात है क्या भाई, पहला क्या लिखेंगे, ये रदरफोर्ड के मॉडल की विशेषता नहीं चल रही है बच्चा, ये चल रहा बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना। तो पहला है परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु गोलाकार परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु गोलाकार होता है तथा तथा इसके त्रिज्या की कोटि 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 10 के पावर माइनस 10 मीटर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है। तो बच्चा बोर के अनुसार भी परमाणु गोलाकार होता है, रदरफोर्ड के अनुसार भी परमाणु गोलाकार होता है, और दोनों लोगों के अनुसार जो इसकी त्रिज्या की कोटि होती है वह 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है। तो बच्चा इस बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अब बच्चा हम लोग शुरू करते हैं दूसरा पॉइंट। तो बच्चा दूसरा पॉइंट ये है, ओके दूसरे पॉइंट में क्या सर कुछ गड़बड़ है? नहीं बच्चा, दूसरा पॉइंट भी जेव के तेव रदरफोर्ड की बात को दोहराया गया। जैसे रदरफोर्ड ने बोला था कि परमाणु का कुल पॉजिटिव चार्ज नाभिक पर या केंद्र पर स्थित होता है। ये बात बोर साहब ने भी बोला। रदरफोर्ड ने बोला था कि परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, लगभग द्रव्यमान है, वह नाभिक में होता है। ये बात बोर साहब ने भी बोला। तो ये दूसरे पॉइंट को लिख लेंगे बच्चा यहां पे। ये दूसरा पॉइंट है परमाणु का कुल धनावेश, परमाणु का कुल धनावेश, परमाणु का कुल धनावेश, परमाणु का कुल धनावेश, कुल धनावेश, कुल धनावेश तथा तथा लगभग तथा लगभग कुल द्रव्यमान तथा लगभग कुल द्रव्यमान तथा लगभग कुल द्रव्यमान, लगभग कुल द्रव्यमान द्रव्यमान परमाणु परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है। ये बात तो बच्चा रदरफोर्ड ने भी बोला था, स्थित होता है, स्थित होता है। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? तो जिसे नाभिक कहते हैं बच्चा। क्या तो लोग पढ़ेगा ये, जिसे क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहते हैं। तो कुल द्रव्यमान, लगभग कुल द्रव्यमान और कुल पॉजिटिव चार्ज परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये बच्चा रदरफोर्ड ने बोला था कि नाभिक गोलाकार होता है। ये बात बोर साहब ने भी बोला। ठीक है बच्चा, कहोगे सर वही बातें चल रही। अब बच्चा सुधार होगा तीसरे के बाद। नाभिक गोलाकार होता है, नाभिक गोलाकार होता है। नाभिक कैसा होता है बच्चा? तो नाभिक गोलाकार होता है तथा तथा इसके त्रिज्या की कोटि 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 10 के पावर माइनस 14 मीटर होती। तो बच्चा ये बातें, ये जो 3 बातें हमने लिखा, ये बातें तो एकदम सेम टू सेम रदरफोर्ड में भी थी। अब तक जो 3 बातों को बच्चा हमने लिखा, ये टोटल पॉइंट जो है रदरफोर्ड में था। अब बच्चा यही से करेक्शन शुरू होता है चौथे पॉइंट से। तो रदरफोर्ड ने बोला था कि जो धनावेश है यानी प्रोटॉन के बराबर, नाभिक के चारों ओर प्रोटॉन के बराबर
ऋणावेशित कण विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। इन्होंने कहा नहीं। बोर साहब ने कहा ना भाई ना, ये नहीं होता है। तो फिर रदरफोर्ड ने कहा तो क्या होता है? तो बोले इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा। ये सही है, ये भी सही है कि जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये सही नहीं है कि विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में। तो अस्थाई कक्षा में घूमेगा। कैसे कक्षा में बच्चा? अस्थाई कक्षा में, विकिरण रहित कक्षा में घूमेगा, ऐसे कक्षाओं में गति करेगा। अच्छा, तो बच्चा इसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। फिर समझाएंगे कि उसको कहते क्या है, ठीक है बच्चा। तो यहां पर लिखेंगे प्रोटॉन के बराबर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर ऋणावेशित कण, प्रोटॉन के बराबर ऋणावेशित कण, प्रोटॉन के बराबर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बराबर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर अस्थाई कक्षा। कैसे बच्चा? हाँ जी बोलो ना भाई, अस्थाई कक्षा, अस्थाई कक्षा। तो बच्चा इसी अस्थाई कक्षा को हम लोग विकिरण रहित कक्षा भी कहते हैं। कैसी कक्षा कहते हैं? अस्थाई कक्षा, या इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं विकिरण रहित कक्षा, विकिरण रहित कक्षा, विकिरण रहित कक्षा में, विकिरण रहित कक्षा में गति करते हैं, विकिरण रहित कक्षा में गति करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। बच्चा हमने बोला है कि प्रोटॉन के बराबर, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है उतना ही ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बराबर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, लेकिन विभिन्न त्रिज्या के नहीं, अस्थाई कक्षा या विकिरण रहित कक्षा में गति करते हैं। तो फिर रदरफोर्ड ने काउंटर किया। और क्या काउंटर किया बच्चा? तो पूछा बोर साहब से, तो फिर ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन किस में घूमेगा? क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि एक ही इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में घूमेगा, ये बोले नहीं, सबकी अलग अलग ऊर्जा होगी। कौन? बोर साहब ने बोला सबकी अलग अलग ऊर्जा होगी। तो रदरफोर्ड ने कहा अच्छा ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन किस में घूमेगा? तो बोर साहब ने कहा कि घूमने की भी शर्त है, कोई कहीं नहीं रहेगा। ये ठीक है कि विद्यार्थी ही ऑफिसर बनेंगे, लेकिन कौन विद्यार्थी कौन ऑफिसर बनेगा ये डिपेंड करेगी उसकी क्वालिफिकेशन पे, उसकी मेहनत पे। बात समझ में आया बच्चा? तो यहां भी एक प्रतिबंध लगा, और उसको बच्चा हम लोग कहते हैं क्वांटम प्रतिबंध। यानी मामला यहां पे फंस गया बच्चा, और उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम प्रतिबंध। तो चलो देखते हैं 5वें नंबर पे क्या कहता है। तो 5वें नंबर पे बच्चा बोर के अनुसार, बोर के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, 5वां नंबर, ये 2 नंबर में भी पूछ लेता अलग से। बोर के अनुसार, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सिर्फ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं, उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिसमें, जिसमें जिसमें उनका कोणीय संवेग, ये बच्चा यहां पे एक कंडीशन लगा दिया गया कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं घूमेगा। अगर वो घूमना चाहता है तो उसके पास अपनी एनर्जी होनी चाहिए, उसका अपना मोमेंटम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं
जिसमें उनका कोणीय संवेग, जिसमें उनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कितना हो बच्चा? तो h/2 पाई, h/2 पाई के पूर्णांकी गुणज हो, h/2 पाई के पूर्णांकी गुणज हो। कैसे गुणज हो बच्चा? पूर्णांकी गुणज हो, पूर्णांकी गुणज। जैसे मान लो पहला कक्षा में घूमना है तो कोणीय संवेग h/2 पाई होना चाहिए। अगर दूसरे कक्षा में घूमना है तो 2h/2 पाई होना चाहिए। अगर तीसरे कक्षा में घूमना है तो 3h/2 पाई होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को चौथे कक्षा में घूमना है तो 4h/2 पाई होना चाहिए। यानी बच्चा जिस कक्षा में वो घूमना चाहता है उसके उस कक्षा के नंबर और इंटू h/2 पाई होना चाहिए। ठीक है, कोणीय संवेग उसका। चलो इसको लिखते हैं बच्चा। इसलिए आप बोल सकते हो, इसलिए कोणीय संवेग जो है क्या होना चाहिए बच्चा? तो कोणीय संवेग है, कोणीय जो संवेग है या h/2 पाई का पूर्णांकी गुणज होना चाहिए। h/2 पाई का क्या होना चाहिए बच्चा? h/2 पाई का पूर्णांकी गुणज होना चाहिए। तो पूर्णांक को हम लोग क्या लिखते हैं? n। तो n बच्चा ऐसे होना चाहिए। अब कोणीय संवेग को होता है रैखिक संवेग गुणे त्रिज्या, रैखिक संवेग गुणे त्रिज्या। और रैखिक संवेग को हम लोग लिखते हैं एम भी, और त्रिज्या को बच्चा लिखते हैं आर। और ये फॉर्मूला हो गया NH/2 पाई। क्या हो गया बच्चा? NH/2 पाई, ये इसकी फॉर्मूला हो गई। यहाँ बच्चा हो गया एम भी आर बराबर NH/2 पाई। तो अभी आपने बच्चा बोला था कि 2 नंबर में कैसे पूछता है। तो बच्चा 2 नंबर में पूछेगा कि बोर के क्वांटम प्रतिबंध से क्या समझते हैं। तो आपको यही कहानी लिखनी पड़ेगी कि बोर के क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्णांकी गुणज हो। इसलिए कोणीय संवेग बराबर NH/2 पाई, यानी MVR बराबर NH/2 पाई। ठीक है बच्चा, इस उपर्युक्त कथन को क्या कहते हैं बच्चा? उपर्युक्त कथन को, उपर्युक्त कथन को, उपर्युक्त कथन को बोर का, उपर्युक्त कथन को बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। उपर्युक्त कथन को बच्चा बोर का क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। तो बच्चा अगर 2 नंबर में पूछ दे कि बोर का क्वांटम प्रतिबंध किसे कहते हैं, यही आपको आंसर करना पड़ेगा। क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। तो आपने बोला ना, आपने पूछा ना शुरू में कि सर कैसे 2 नंबर में आएगा, तो बच्चा इसी तरह से। अब बताओ, ये तो लॉन्ग का एक पॉइंट है, लेकिन ये 2 नंबर में पूछ लेता है कि बोर के क्वांटम प्रतिबंध से क्या समझते। तो बच्चा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 5वां नंबर पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बच्चा छठे पॉइंट पे चलते, एक और पॉइंट है। तो अब तक बच्चा 5 पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं। ये करेक्शन है कि ऐसी बात रदरफोर्ड नहीं बोले थे। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा बच्चा, जैसे बोर साहब ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एल में एम में है तो एम से एल में जा सकता है। मतलब बच्चा अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां से ये यहां जा सकता है, लेकिन इस दौरान उसको ऊर्जा मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह की एनर्जी बराबर नहीं होगी। एम में ज्यादा एनर्जी चाहिए, एल में कम चाहिए। तो जा तो सकता है, लेकिन उसको बच्चा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। और वह किस रूप में एनर्जी खर्च करेगा? तो विकिरण के रूप में एनर्जी को खर्च करेगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, जैसे एन से एम में, या बच्चा एम से एल में, या एल से के में, तो वह विकिरण के रूप में एनर्जी को लॉस करेगा। किस रूप में बच्चा? विकिरण के रूप में। तो चलो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, छठा नंबर। छठा नंबर पॉइंट देखोगे बच्चा, यदि यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, इसको संक्रमण बोलते हैं बच्चा, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर,
यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर यानी बच्चा E2 से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में हो, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर यानी E1, तो बच्चा अगर हायर से लोअर में हो, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आता हो यानी अधिक एनर्जी से नीचे आता हो, मतलब पहले ज्यादा एनर्जी में था अब नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस करना होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन विकिरण, बच्चा आप चाहो तो यहाँ पे विकिरण को फोटोन भी लिख सकते, क्या लिख सकते बच्चों, फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है बच्चा, यानी जब E2 से E1 में आएगा तो एनर्जी में अंतर होगा, और ये बच्चा अंतर जो है क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है, तो कितना लॉस हुआ, अंतर कर दिया E2 माइनस E1। और बच्चा ये फोटोन यानी H न्यू, ये फोटोन का फॉर्मूला है बच्चा, ये फोटोन का फॉर्मूला है H न्यू, ऐसे H न्यू बच्चा होता है। ठीक है, इसको बच्चा हम लोग आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। इसमें आपको पता है ना, जहां H क्या है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों H जो है वो प्लांक नियतांक है। यहाँ H क्या है जी, H सर, H तो प्लांक नियतांक है सर, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे। इसकी वैल्यू जानते हो बच्चा, तथा इसका मान जानते हो बच्चों कितना होता है, इसका मान की अगर बात करें बच्चा, तथा इसका मान किसका मान बोल रहे बच्चा, इस H का, ये प्लांक नियतांक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है बच्चा, ये बड़ी फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तथा इसका मान 6.63 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। इसकी वैल्यू बच्चा इतना होता है, 6.63 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है, इतना इसका वैल्यू होता है जी। तो बच्चा ये भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो लॉन्ग का एक पार्ट ये 2 नंबर में पूछ लेता है। न्यू जानते हो बच्चा क्या है, ये न्यू है, ये इसको पढ़ते हैं बच्चा न्यू। ये न्यू जो है आवृत्ति है, क्या बच्चा, विकिरण की आवृत्ति। इसको क्या कहते हैं बच्चा, तो इसको हम लोग कहते हैं बोर का आवृत्ति प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध। उपर्युक्त कथन को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, उपर्युक्त कथन को बोर का आवृत्ति प्रतिबंध कहोगे। अच्छा कहोगे कि सर बोर के थ्योरी में हम लोग बोर हो भी रहे, अच्छा होना तो पड़ता है लेकिन पढ़ना है, अब जैसा भी है पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक तो आपके लिए। तो उपर्युक्त कथन को बोर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं, कथन को बच्चा बोर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। अब इसका लिख लेंगे दोष, इसकी डिमेरिट्स क्या है, बोर के मॉडल का दोष क्या है मेरे तो। केमिस्ट्री में तो आप लोग पढ़े किए होंगे, अब पता नहीं याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं, लेकिन पढ़े तो होंगे। तो बच्चा इससे स्पेक्ट्रम ये सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है, तो इसके दोष लगभग न के बराबर है, लगभग बच्चा इसमें दोष न के बराबर है। इससे तो स्पेक्ट्रम भी मिलता है, लेकिन बस कहते हैं ना कि देखने वालों ने पता नहीं क्या क्या देखा होगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। तो जिसको बच्चा जो खोजना है वही मिल जाता है। देखने के 2 नजरिया होता है, और जो जिस नजर से देखता है तो वही चीज समझ में आता है। तो यहाँ पे दोष में ये है, ऐसे दोष इसका होना नहीं चाहिए था, लगभग परफेक्ट मॉडल है, लेकिन फिर भी एक डिमेरिट इसमें निकल जाती है कि इससे एकल
इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो पाती है। यानी बच्चा इससे भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाती है। इससे भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाती है। यही इसका बच्चा दोष है। बोर के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से, बोर के परमाणु मॉडल से एकल एकल इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन वाले एकल इलेक्ट्रॉन वाले एकल इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो पाती है, व्याख्या हो पाती है। अब आप अच्छा सोच रहे होंगे कि हो पाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एकल तत्वों के, अब अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि ये एकल वाला क्या बात है बच्चा, ये क्या माजरा है यहाँ पे। तो बच्चा देखो एकल वाला कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एप्पल वाला नहीं भाई, एकल वाला, एकल 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 वाला बच्चा। एकल वाले में थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ, जैसे जैसे तत्वों के, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, ये सब के स्पेक्ट्रम की व्याख्या हो पाती है। क्या बच्चा, इससे भारी तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो पाया। तो बच्चों फीडबैक फिर चाहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, बड़ा मेहनत होता है बच्चा वीडियो बनाने में, और आपको एक सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं लगेगा। आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए बच्चा कि जितना आपको सब्सक्राइब करने में लगेगा उससे तो ज्यादा मेहनत लगा होगा वीडियो को बनाने में, है ना बच्चा। तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए एक सहयोग आपका चाहिए बच्चा। उम्मीद करते हैं आप अपना सहयोग, अपना प्यार जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।